कोटा के अंदर को कोटा बनाने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अब राज्य सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि वो एससी एसटी वर्ग के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सके। कोर्ट ने इसके लिए अपने ही पुराने 2004 के फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 7 न्यायाधीशों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से माना कि राज्यों द्वारा एससी और एसटी के आगे उप वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इन समूहों के अंदर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा देना सुनिश्चित किया जा सके। जो कमजोर जातियां हैं इन समूहों में, उन्हें आगे लाया जा सके। संविधान पीठ में शामिल कुछ जजों ने कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये फैसला क्या है, इस फैसले में क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि कोटे के अंदर कोटा एससी एसटी में नहीं दी जा सकती, लेकिन अब उस फैसले को पलटते हुए 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है और कहा कि एससी एसटी कोटे में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 2004 का फैसला पलटा। 2004 में ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है। नए फैसले में अब एससी एसटी आरक्षण में जाति आधारित आरक्षण संभव है। कोर्ट ने कहा कि 2004 के ईवी चन्नैया फैसला मामले में कुछ खामियां थी और इस लिहाज से कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी जाती है। हालांकि अनुसूचित जातियों पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, जिस तरह से ओबीसी में लागू होता है। यह भी कहा कि क्रीमी लेयर की भी पहचान होनी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने ये कहा और कहा कि तर्कसंगत होगा कोटा के भीतर कोटा, लेकिन राज्यों की मनमर्जी से नहीं, न्यायिक समीक्षा के अधीन राज्य सरकार का फैसला होगा। अगर राज्य सरकार कोटे के अंदर कोटा का फैसला लेती है तो वो फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और स्टडी किए बगैर इस तरह कोटा के अंदर कोटा नहीं दिया जा सकता। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि एससी एसटी वर्ग में कुछ ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि अनुसूचित जातियों पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है और ये तर्कसंगत होगा कि कोटा के भीतर कोटा को मंजूरी मिले, लेकिन राज्यों की मनमर्जी नहीं। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे तय होगा कि कौन सी जातियाँ एससी एसटी वर्ग में ज़्यादा पिछड़ी हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं और कौन सी जातियाँ ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे फैसले को समझिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सके। कोर्ट ने इसके लिए अपने ही पुराने 2004 के फैसले को पलट दिया। संविधान पीठ ने कहा कि कुछ जातियां ज्यादा कमजोर स्थिति में हैं। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण होना गलत नहीं है। तो 6 जजेस ने अपना जो उनका डिसीजन है उसमें उनका थोड़ा थोड़ा ओपिनियन है, जो सबने अपना ओपिनियन आज ओपन कोर्ट में भी रखा है और 1 डिसेंटिंग है। तो मेन उसमें जो जजमेंट आया उसमें मेजॉरिटी का कहना यही है कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एम्पेरिकल डाटा की बहुत ज़रूरत है कि ग्राउंड पे वर्क किया जाए, साइंटिफिक वे में डाटा को कलेक्ट किया जाए कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप एससी एसटी कैटेगरी में बैकवर्ड रह गया, जो पूरा का पूरे को हमने एक माना और एक पर्टिकुलर ग्रुप बैकवर्ड है, तो पहले आप डाटा कलेक्ट कीजिए उसका साइंटिफिक वे। संविधान पीठ ने कहा कि एससी एसटी के बीच जातियों का उपवर्गीकरण उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के अनुभवजन्य डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। ये राज्य सरकारों की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसका समर्थन करते हुए कहा था कि वो सैकड़ों वर्षों के भेदभाव से पीड़ित लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। आरक्षण के तहत आरक्षण के एससी एसटी के उप वर्गीकृत करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने हरी झंडी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। यह माना जा रहा है कि यह फैसला 6-1 के बहुमत से फैसला आया है और राज्य सरकार को यह अब अनुमति मिल गई है कि वह आरक्षण के तहत आरक्षण दे सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। और पैनलिस्ट में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हरनाम सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता,
स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह हैं बीजेपी नेता और साथ ही रुद्र विक्रम सिंह हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं रुद्र जी, सियासी एंगल पर मैं जाऊं उससे पहले इस फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस फैसले से कमज़ोर जातियों की पहचान करके कैसे उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? देखिए, अदालत ने तो अपना काम कर दिया है। मुझे लगता है राज्य सरकारें जो है या केंद्र सरकार, अगर जो फैसला आज का आया है, अगर उस फैसले को सही से समझकर और सही से इसका कार्यान्वयन करेंगी तो मुझे लगता है कि जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। एक बहुत अहम टिप्पणी जो 7 जजेस की बेंच में से 4 जजेस ने की, जस्टिस सतीश शर्मा, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस रवि कुमार ने जस्टिस गवई ने कि ये जो क्रीमी लेयर SC/ST में भी जैसे OBC में एग्जिस्ट करता है, वो क्रीमी लेयर SC/ST में भी बनाया जा सकता है जैसे OBC में ऑलरेडी है। तो और उस क्रीमी लेयर के आधार पर जो भी पिछड़े लोग हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में अगर किसी को आरक्षण मिलता है, उसके बाद उनको आरक्षण ना देते हुए जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा चीजें परिस्थितियां नहीं मिल पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिससे जो भीमराव अम्बेडकर साहब को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जो समानता की भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जो परिकल्पना करी थी, अगर हमको उसको परिपूर्ति करना है, उसको प्राप्त करना है, जो जिसकी वजह से आरक्षण की उत्पत्ति हुई थी, आरक्षण बनाया गया था, तो हमको ये क्रीमी लेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा SC/ST में भी। और जो कोटे में कोटा वाली बात भी है, उसमें भी एक देखिए, मैंने वही कहा कि जब सरकारें हैं उनको डेटा कलेक्ट करके ये सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर इसको ना करें, अगर सच में इसको जो अदालत का फैसला उसको क्रियान्वयन करेंगे, तो अंतिम आदमी जो है, जो दलित है, SC/ST वर्ग से आता है, जिसको हर कोई आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि सब एक बराबर है, हर एक बराबर से रहें, तो उनको जो है समाज में सब बराबरी का स्थान मिलेगा। ठीक है रत्नाकर जी, बात तो फिर वही घूम फिर कर डेटा पर आ गई, जिस डेटा की मांग विपक्ष कर रहा है। तो अब तो कास्ट सेंसर एक जरूरत हो गई, जाति जनगणना, क्योंकि आपको तो फिर डेटा कलेक्ट करना ही है, तभी आप कोटे में कोटा दे सकेंगे। देखिए सुमित जी, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो फैसले का बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, यह चाहती है और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती है। तो यह जो फैसला आया कि कोटे के अंदर उन व्यक्तियों को सब कैटेगरी में लाया जाए जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अति पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, उनको इसमें लाया जाए और उनको आरक्षण के माध्यम से सामाजिक मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। रही बात जहाँ पे आप कह रहे हैं जातीय जनगणना करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये फैसला OBC में ऑलरेडी लागू है। अगर OBC में देखिएगा तो उसमें 2 कैटेगरी है, एक है ज्यादा पिछड़ा वर्ग और एक जो है कम पिछड़ा वर्ग। तो ज्यादा पिछड़ा वर्ग और कम पिछड़ा वर्ग जो है, सरकारों के पास आंकड़े रहते हैं, सर्वे के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, गणना के माध्यम से आंकड़े रहते हैं, उसके आधार पे वो कैटेगराइज करते हैं, उसके आधार पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जमीनी सर्वे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के तहत ये कहा, आप ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है जाति जनगणना। अब SC/ST के बारे में अगर हमको जानकारी इकट्ठा करनी है तो हम उसमें सारी जातियों को क्यों जनगणना करने जाएं? ये बताइए, कोई इसका औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। हम उन कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो आप अपने ही स्टैंड से पीछे हट रहे हैं। बिहार में तो आपने ही जाति जनगणना का समर्थन किया था। बिहार बीजेपी के नेता सभी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर PM मोदी से मिले थे। विधानमंडल से प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसमें भी आपने समर्थन किया था। देखिए, जातिगत सर्वे कराना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई राज्य चाहता है, नहीं, जातीय जनगणना की मांग को लेकर PM मोदी से मिले थे। मैं आपको अपना वक्तव्य स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, जातीय जनगणना के ना तो हम लोग पक्ष में है ना विरोध में है। कारण उसका ये है कि आज की अब तो स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा ना पक्ष में है ना विरोध में, कैसे?
नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। आज की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से जातीय जनगणना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना नहीं का नहीं, जो तो फिर जो बिहार कह रहे हैं में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी बाकी तमाम नेताओं के साथ मिलकर, और नीतीश कुमार आपके सहयोगी पार्टी हैं, जातीय जनगणना की मांग करते हैं, समर्थन करते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं। ये क्या है? फिर पक्ष में भी है, विरोध में भी है, एक स्टैंड तो कम से कम रखिए। सुमित जी, मैं वही स्टैंड की ही बात कर रहा हूं अपने, हाँ। कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी जातीय जनगणना का हमने कहीं पे कोई अपना वादा नहीं किया है, और ना ही हम जातीय जनगणना करेंगे, ऐसा हमने कहीं पे अपना स्टेटमेंट दिया है। बिहार में मांग की गई, निश्चित बिहार में जब मांग की गई तो आप साथ में हैं। जातीय सर्वे वहां पे किया गया। नहीं, जनगणना की मांग की है आपने, लाभ क्या मिला? जनगणना की मांग की है आपने, जनगणना की मांग की। सम्राट चौधरी मिले थे कि नहीं? हाँ, सुन लीजिए, इस जातीय जनगणना से अगर कोई लाभ मिले, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसको चाहेगी कि हाँ, जातीय तो वही जनगणना मैं कह रहा हूं कि हो। लेकिन बिहार में हमारे आप विपक्ष समर्थन में करते हैं और यहाँ कहते हैं कि नहीं, हम विरोध में हैं या पक्ष में नहीं हैं। बिल्कुल, अभी जातीय जनगणना से अगर कोई सामाजिक लाभ मिले तो हम ठीक। उसके पक्ष में हैं। हाँ। लेकिन जातीय जनगणना का उद्देश्य सिर्फ समाज को बांटना, जातियों को आपस में बांटने का जो मंशा पाल करके और वोट की राजनीति करेगी अगर कांग्रेस पार्टी, तो हम उसके विरोध में हैं। ये अच्छा, हमारा तो ये स्पष्ट आपने पहले ही स्टैंड है। तय कर लिया कि वो आप करवाइए, आप सर्वे बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हरनाम जी, ये हरनाम मैंने जी, तय नहीं किया, ये हरनाम जी, कांग्रेस अब पार्टी कोटे का के अंदर फैसला कोटा है। दिया जा सकेगा, लेकिन सवाल तो यही है कि भी तय कैसे होगा कि कौन ज्यादा पिछड़ी है? अब SC ST में जैसे OBC में तय होता आ रहा है, वैसे ही तय होगा? देखिए, सबसे पहले तो आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका कांग्रेस पार्टी और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि उसकी जो मंशा, कोर्ट के फैसले की जो मंशा है वो ये है कि समाज का जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर तबका है, जो आखिरी कतार में बैठा है, उसको आरक्षण का लाभ जो है भरपूर रूप से 75 साल में जो नहीं मिल पाया वो मिले। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसकी शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, उसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर है, उसको सुदृढ़ किया जाए। जिन लोगों ने जो बेनिफिटेड कम्युनिटीज है SC कम्युनिटी में, जिन्होंने उसका बेनिफिट ज्यादा ले लिया या ST कम्युनिटी में ले लिया है, अब कहीं ना कहीं वो कैटेगराइजेशन होना चाहिए। इसका कैटेगराइजेशन पहले था, पंजाब में था, हरियाणा में था, आंध्रा में था, यूपी में भी था। तो अब उस पर 2004 में बैन लगा दिया गया था। EV चनिया साहब एक PIL में चले गए थे, उसके बाद ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने बहुत शानदार फैसला दिया है, तो इसमें मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है, पहली बात। दूसरी बात, जो भाई साहब कह रहे थे अभी, वो बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही कंफ्यूज है कि हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आदरणीय राहुल गांधी तो पिछले कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे देश में कितनी जातियां हैं, उन जातियों की जनगणना हो जाए, कितने % वो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, उसका एक आकलन जब गवर्नमेंट के पास जब तक नहीं होगा, तब तक आप कैसे उन तक सुविधाएं पहुंचाएंगे? कौन कितना वंचित तबका है, उसको आप कैसे आप तय करेंगे? तो फिर तो अब बात जैसे मैं वही है कि उदाहरण अब देता आप हूं, विपक्ष में है, एक तो अब बिहार आपको का- याद आ रहा है। एक सेकंड दे दीजिए। हाँ। बिहार की 2000 सेंसस जो 11 की हुई, उसमें एक मूसार जात है, हाँ। वो वहां पर 16% है, लेकिन उनके टोटली 20,000 से कम आज तक ग्रेजुएट है और 9% वो केवल शिक्षित है। ऐसे ही अरुण थैया एक तमिलनाडु में कम्युनिटी है, 16% है, उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो नहीं, केवल 0.5%। ठीक है, आपकी बात तो सरकार के पास आपकी बात से आकलन और सहमत हूं। मैं आंकड़ा वही कह रहा हूं, होगा, आंकड़े तभी तो वो उसको आंकड़े जो पहुंचाएंगे। बिल्कुल आंकड़े जरूरी है। जो रुद्र विक्रम जी ने भी कहा कि डेटा अब कलेक्ट करना होगा, तो डेटा कलेक्ट कैसे होगा? और डेटा कलेक्ट किया भी गया है पहले। सत्ता में जब आप थे तब आपको याद नहीं आई, 2011 में डेटा आपने ही कलेक्ट किया लेकिन पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब आप विपक्ष में हैं तो आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सत्ता में आप भी थे, 2011 में करवाया भी, पब्लिश क्यों नहीं किया तब? देखिए, 2011 में कराया हमने डाटा, तो अगर कोई डाटा अगर पेश करते करते सरकार बदल जाती है, 2014 के बाद भी आप पेश देखिए, करते करते मतलब दूसरी सरकार आ गई। 3 साल लग जाते हैं क्या? इसका कोई ऐसा तर्क नहीं होता कि ऐसा क्या है, 20 साल 2011 पहले में डाटा आज जब क्यों कर कलेक्ट रहे हो हैं? गया तो पब्लिश आप अरे कर जब लेते। जो चीज जब हो जाए वो तब बेहतर है। आज अगर इसकी जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग से आप क्या क्या समझते हैं? कोर्ट ने जब कहा है कि ऐसी कोई
एक सर्वे करना चाहिए जिससे तय हो कि राज्य सरकार तय कर सके कि किसको ये कोटा मिलेगा, तो जो वंचित तबका है। तो उसके लिए अगर सर्वे हो जाए, उसके लिए जातीय जनगणना सबसे बेहतर उदाहरण है। सारी जातियों की भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से क्यों घबरा रही है? रत्नाकर जी, अगर कोई व्यक्ति का क्यों घबरा रहे हैं? पता लग जाए कि कौन सी कास्ट कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इसमें इसे पेश करने में क्या समस्या है? रत्नाकर जी। कांग्रेस जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे कि 75 साल से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को मिलना। तो भैया 65 साल तो आप ही सत्ता में बैठे थे, और 1951 में जब जातीय जनगणना की रोक किसने लगाई थी, तभी किसकी सरकार थी, सब लोग जानते हैं। और 1951 में जातीय जनगणना की रोक इन्होंने लगाई थी, और 1961 में आरक्षण जब लागू करने की बात आई थी तो इन्होंने पत्र लिख करके आरक्षण को लागू नहीं करने की जो है व्यवस्था कर दी। तो कहीं ना कहीं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इनके समय में ही आई थी, और 80 और 90 के दशक में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, तब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गए थे और सदन में कहते थे कि आरक्षण लागू नहीं करेंगे भाई, ये सामाजिक जो है ताना बाना को खत्म कर देगा। तो ये पिछड़ों के विरोधी रहे हैं, दलितों के विरोधी रहे हैं, आरक्षण लागू करने के विरोधी रहे, और आज हमें सिखा रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, हमने कभी नहीं विरोध किया, हम सामाजिक न्याय में पूरी तरह से भरोसा करते हैं, हम चाहते हैं कि सामाजिक तो फिर न्याय जातीय मिले। जनगणना से दिक्कत क्या है? और अभी आपने कहा कि 2011 में जातीय जनगणना इन्होंने कराया, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी कि लागू किया जाए। अगर लागू करने की मंशा रहती तो उसी समय लागू कर दिए होते, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया क्योंकि चलिए, उनकी मंशा नहीं थी, आपकी मंशा क्या है? आप अपनी मंशा बता दीजिए। देखिए सुमित जी, हमारी मंशा ये है कि सभी जातियों को समान रूप से न्याय मिले, और अगर जहां पे भी जरूरत रहेगी, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अगर हम आइडेंटिफाई करें उन वर्गों को जो SC/ST कैटेगरी में भी अति पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उनका जमीनी सर्वे हम निश्चित रूप से कराएंगे, सर्वेक्षण हम निश्चित रूप से करवाएंगे, और राज्यों को अधिकार दिया है कि वो आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दे। हम तैयार हैं, बिल्कुल हम लागू करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे, ऐसी हमारी मंशा कभी नहीं रही है। हमने जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, या जनगणना हो कोटे के अंदर कोटा लागू करेंगे, तो वही मैं कह रहा हूं, साइंटिफिक सर्वे कैसे होगा? साइंटिफिक मेरे से है। हाँ, साइंटिफिक सर्वे कैसे होगा? तो कास्ट सेंसस, उसका उसका जवाब कास्ट सेंसस है, तो इससे आप बच क्यों रहे हैं? ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा, हाँ। और मैंने बहुत ही स्पष्टता से जवाब दिया कि ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा पिछड़ा और कम पिछड़ा वर्ग होता है, हाँ। और उसके आधार पे जो है वो रिजर्वेशन दिया जाता है। हाँ। निश्चित रूप से अगर इसमें भी उस तरह का सब कैटेगराइजेशन किया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको आइडेंटिफाई। देखिए रत्नाकर जी, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप कह रहे हैं ना कि ओबीसी में लागू है, एक सेकंड सुन लीजिए, ओबीसी में लागू है, वहां तो कास्ट सेंसस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद वहां पर कई ऐसी जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, और वो स्टडी कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रही हैं। और ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान की एक रिपोर्ट है जो आज से 9 साल पहले पब्लिश हुई थी, मैं उसका हवाला देता हूं, और उसके मुताबिक ये है कि 2001 से 2012 के बीच 12 सालों में ओबीसी के लिए आरक्षित 70 से 75% सरकारी नौकरियों में 5 जातियों का मात्र वर्चस्व रहा ओबीसी के, बाकी 76 जातियों को सिर्फ 20 से 25% नौकरियां मिली हैं, 81 जातियां, लेकिन सिर्फ 5 जातियों का वर्चस्व। तो यही जरूरत है कि एक व्यापक तौर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अगर डेटा रहेगा तो पता चल जाएगा। उन 5 जातियों को तो क्रीमी लेयर के श्रेणी में डाल सकते हैं, या फिर आप उन्हें कम आरक्षण दे सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सुमित जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ चीजों पे भी अपनी विचार रखे हैं और कुछ टिप्पणियां की हैं। 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहला ये कहा है कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें कि क्रीमी लेयर के अंदर SC/ST हो या OBC हो, क्रीमी लेयर के अंदर आने वाले लोगों को आरक्षण जो है वो न मिले, और नॉन क्रीमी लोगों को आरक्षण का प्रावधान मिले। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, और इसके लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी, उन्होंने कहा
कि जिन भी प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति को अगर आरक्षण मिलता है और वह उच्च पद पे जाता है, तो उसके दूसरी पीढ़ी को उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए अगर ठीक है। वह क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाता है। सुनिए, अभी आपने कहा कि बहुत सारे पिछड़े जो है वर्ग के लोग जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया, तो ये खामियां हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है और उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। हाँ, तो और उसी ये सिर्फ वही मैं कह रहा हूं, दूर कैसे होगा? एक डाटा चाहिए, आंकड़ा चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं ना, मैं क्या बोला, अभी जैसे जातीय सर्वेक्षण कर सकते हैं वैसे आर्थिक सर्वेक्षण भी कर सकते अरे हैं। आप आर्थिक कीजिए, सर्वेक्षण के लेकिन आधार उसमें पे तो ये तो जनसंख्या और देखिए आबादी जातीय आधार पर आरक्षण है ना, तो जातीय आधार पर आरक्षण के लिए तो जाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। या तो आप बोलिए कि हाँ नहीं, हम नहीं करवाएंगे जातीय जनगणना, या तो हाँ या ना होता है। आप कंफ्यूज क्यों हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। हाँ। आप परिस्थितियों को समझिए। डॉक्टर, ठीक है, आपके पास आता हूं मैं चाहता हूं कि आज इस डिबेट में आप अपना वक्तव्य जो है ना क्लियर कर ली। जातीय जनगणना कराने की जरूरत है या नहीं है, ये बहुत सीधा स्टेटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर संजय वाल्मीकि फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं, नेता हैं वंचित बहुजन मोर्चा के। डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी, बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहला रिएक्शन, और सवाल यहां पर यही है कि फैसला तो है लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? कैसे पता चलेगा कि SC ST में कौन सी जातियां ज्यादा पिछड़ी हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बधाई देता हूं कि मैं बिहार का डॉक्टर संजय वाल्मीकि, जो कि लगभग 15-20 सालों से बिहार में जो है शेड्यूल्ड कास्ट में 23 जातियां हैं। दुसाध, चमार, धोबी, पाती, डोम, मेहतर, हलाल खोड़, दबगर, बंतर, पान, भुइयां, रजवाड़, सूरी, घासी, बोरी, भोक्ता, तकबा, सूरी, पान, ये 23 जातियां हैं। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का जो है रिजर्वेशन SC ST में जो बैकलॉग यहाँ है या वैकेंसी या आरक्षण है MLA MP का, तो दुसाध, चमार, धोबी, पाती और मुसहर पॉलिटिकल आरक्षण खा जाता है। बाकी जो है डोम, मेहतर, हलाल खोड़, रजवाड़, बौरी, भोक्ता, जो 17 जातियां हैं, इसको हम लोग डिप्रेस्ड शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वंचित कहते हैं। आजादी का 70 साल हो गया, आज भी एक डोम, मेहतर, नट, रजवाड़ MLA नहीं है, एक DSP नहीं है, एक दरोगा नहीं है। इसकी लड़ाई में लगातार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार लालू जी को मैंने कहा था कि भाई आप रिजर्वेशन इन लोगों को जोड़िए जो मोस्ट डिप्रेस्ड कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो मैं माननीय न्यायालय को जो है बहुत गंभीरता से जो है इस फैसले को लिया है। अब पूरे भारत में जो जहां जैसे अभी डोमिनेंट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है जो बड़ी जातियां हैं रविदास हैं, बिहार में जो बड़ी जातियां हैं पासवान है, और चंडीगढ़ पंजाब में जो है बड़ी जातियां वाल्मीकि चमार है। तो पूरे देश में जहां जहां डोमिनेंट जात है और पॉलिटिकली तो आरक्षण ले ही लिया, खास करके जो विधायिका कार्यपालिका में जो आरक्षण है, खासकर बड़े पैमाने पे जो चौकड़ी मार के बैठे हैं, बाकी 70-75 साल तो ये तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसके लिए लागू करने के लिए तो एक स्टडी की जरूरत पड़ेगी ना, आप मानते हैं? हम लोग बिहार में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक स्टडी की जरूरत, एक स्टडी की जरूरत है, सर्वे की जरूरत है या जनगणना की जरूरत है? नहीं, एक हम लोग का पास रिपोर्ट, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बताया ना कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। शेड्यूल्ड कास्ट को 2 भाग बांट सकते हैं। रुद्र विक्रम जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि राज्य सरकार अगर कोई भी सर्वे, कोई भी डाटा बताती है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसे चुनौती दी जा सकती है कि साहब ये गलत डेटा है? देखिए, हालांकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कुछ ऐसा बहुत अच्छा जजमेंट है, लेकिन एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसको राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसका सदुपयोग करेंगी और समय समय पर दुरुपयोग करेंगी। ये बिल्कुल सच बात है। आज मैं इस बात को आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। इस बात को आप 2 साल 4 साल बाद आप देखिएगा कि आज का जो ऑर्डर आया है एक अच्छे व्यू में आया है, एक समानता के व्यू को लेते हुए आया है। इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे तो गीता का भी क्लॉज इसमें डाला गया है कि कैसे जाति व्यवस्था भारत में आई, कैसे जाति व्यवस्था पहले नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी। बहुत डिटेल जजमेंट इसमें है। लेकिन समस्या क्या है हमारे देश में कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर ये अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ होता
तो आज देश का जो दलित वर्ग है या SC/ST वर्ग है या ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा ओबीसी वर्ग है, आज वो समानता की श्रेणी में खड़ा होता, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ही कुछ दलित भाई जो आगे आए, वो हालांकि अब आगे बढ़ गए हैं। और उसकी भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की कि जो क्रीमी लेयर की बात जो करी कि जो लोग नहीं बढ़ तो गए वही हैं, वही मेरा सवाल है कि साइंटिफिक अब डेटा, जो नहीं आगे आए हैं, कम से साइंटिफिक कम डेटा कैसे तय होगा कि ये डेटा साइंटिफिक है, सही है, या फिर वोट बैंक के नजरिए से बनाया गया है? देखिए, मैंने वही कहा कि जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, डेटा तो साइंटिफिक कैसे होगा? ये तो राजनीतिक पार्टियां, जिसकी सरकार होगी, वो अपने हिसाब से, और जिस जाति को वो चाहेगा कि जिस जाति को उसको लुभाना होगा अपने वोट बैंक के लिए, उस जाति को या तो वो उस कैटेगरी में डाल देगा या उस कैटेगरी से हटा देगा। तो ये तो मैंने वही कहा कि पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब ये अपने तरीके से ये परिभाषित करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक डेटा तो तभी होगा जब आपके पास एक्चुअल डेटा हो, एक्चुअल डेटा में कैलकुलेशन हो, वही साइंटिफिक डेटा हो। आपका आर्थिक आधार पर भी एक सर्वे हो और जातिगत आधार पे भी सर्वे हो, दोनों आधार पे सर्वे। सिर्फ जातिगत आधार पर सर्वे कराने से, जातियों में सिर्फ किसी की जातियां लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, जब तक आप आर्थिक आधार पर सर्वे नहीं कराएंगे और इस आधार पर भी सर्वे नहीं कराएंगे कि कौन इस घर में कितने लोग नौकरियों में है, किस घर में कितने लोग किन किन पदों पर हैं। जब तक ये संपूर्ण सर्वे नहीं होगा, तब तक ना ही वो डेटा साइंटिफिक होगा, ना ही वो डेटा रिलेवेंट होगा। तो बात वही हो गई कि कास्ट सेंसस या कास्ट सेंसस में सिर्फ हम कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सर्वेक्षण हो, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है ये पता चले। ये कैसे पता चलेगा हरनाम जी? क्योंकि आप लोग तो फिर राजनीति करने के लिए, सियासी पार्टियां राजनीति करने के लिए देखेगी कि ये वोट बैंक हमारा बढ़िया रहे, चलो इसको हम सब कैटेगरी में डाल देते हैं। देखिए सुमित भाई, आपका बहुत ही शानदार आकलन था कि जैसे राज्य सरकारें हैं, जैसा अभी रुद्र जी भी कह रहे थे वकील साहब, कि कई बार राजनीतिक पार्टियां या राज्यों की जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से अनुसार कुछ ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन देश में, पूरे देश में एक समय में एक ही एजेंसीज जो सेंसस करती है, उससे ऑथेंटिकेट डाटा कुछ नहीं होता। क्योंकि सरकारें भी जब अपना बजट बनाती है या कोई पॉलिसी लागू करती है तो वो कास्ट सेंसस के बेसिस पर ही करती है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसके बाद मैं समझता हूं ये ना केवल SC/ST है, OBC के लिए है। आज जब ये जातीय जनगणना होगी तो जो जनरल कास्ट के लोग भी हैं, उसमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है या शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है या उनके पास घर नहीं है या उनके कितने बच्चे हैं, ये सब डाटा आएगा और उसकी सरकार उन तक योजनाएं बना सकती है। मैं भी कास्ट सेंसस का एक चार्ट पढ़ रहा था, टेबल, उसमें पूछा जाता है कितनी आपकी एज है, आपके घर के आसपास कितने बड़े घर में आप रहते हो, आपके घर में कोई विकलांग तो नहीं है, कितने बच्चों की एजुकेशन है, फीमेल्स कितनी है, फर्टिलिटी रेट क्या है, हाउस होल्ड में कितना सामान आपके घर, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, क्या है, इस तरीके की क्या भाषा बोलते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, इतनी सारी चीजें उसमें कलेक्ट की जाती है। तो मैं समझता हूं अलग अलग राज्यवार ना कर अगर देश की सरकार जो एक जातीय जो आपने 2011 में किया था और पब्लिश नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ठीक है, जाति लोगों की पूछी जानी चाहिए ना, ठीक है ना? जाति पूछना गलत नहीं है ना? जब भी आप जातीय जनगणना की बात करते हैं ना, तब आप ये नहीं कह रहे कि आपकी जाति क्या है। जातीय जनगणना का मतलब ये है कि आपकी स्थिति क्या है वहां पर, आर्थिक रूप से, ठीक है, लेकिन जाति तो पूछी जाएगी ना, जाति भी तो पूछी जाएगी ना जातीय जनगणना में। हाँ, तो जाति पूछने का काम इस देश में जो सेंसस कमीशन है वो कर सकता है, ना कि देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर आप किससे पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है और आपकी जाति ये है। नेता भी तो नहीं पूछेंगे ना। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। नहीं तो इशारा ये भी, नेता भी तो नहीं पूछेंगे ना रिपोर्टर से, आप तो नहीं पूछेंगे ना। मैं सवाल अगर आपसे करूंगा तो आप तो मेरी जाति नहीं पूछेंगे ना, जो अखिलेश यादव पूछते नजर आए थे और राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी ने कभी ये नहीं पूछा कि आपकी जाति का है। राहुल गांधी का कहने का सर सुन लीजिए एक मिनट। देखिए ने ये हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि साहब, अगर आप आम लोगों से जाति पूछना चाहते हैं, किसी भी संस्थान में अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनका रिप्रेजेंटेशन हो तो इसमें क्या बुराई है? इसमें आपको क्या? मैं वही कह रहा हूं, आपने क्या कहा, एजेंसी पूछ सकती है जातीय जनगणना के दौरान, कोई नेता नहीं पूछ सकता है किसी से। तो अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी नहीं पूछे रिपोर्टर से कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्या सरनेम है, पिछड़े हो, शूद्र हो, मिश्रा हो, है ना? ये भी गलत है, फिर वहां ये भी गलत है, ठीक है। और सवाल अब ये है हरनाम जी,
सवाल यह है कि तुष्टीकरण की आशंका भी तो यहां पर है। ओबीसी में सब कैटेगरी बना के मुस्लिमों को आरक्षण दे देते हैं, तो यहां तो ये भी आपके लिए गुंजाइश हो गई कि चलिए SC ST में भी मुस्लिम को घुसा दीजिए। देखिए, जो SC ST के आरक्षण की जहां तक आप बात कर रहे हैं, इसमें ये जातीय आधार पर मिला है, और ये एक तरीके से एट्रोसिटी के आधार पर, इसका आर्थिक आधार तुष्टीकरण नहीं, मैं कह रहा हूं तुष्टीकरण। और धर्म और धार्मिक रूप से तो आरक्षण देश में वैसे ही बैन है। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया ना, बंगाल में तो पूरा मुस्लिमों को घुसा दिया गया था ओबीसी में, कर्नाटक में भी। हाँ, तो जहां सब जुडियस मैटर है, जहां कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो आप देखिए कोर्ट उसमें नहीं तो तय करेगा क्या हो गया करना ना, तो सियासी पार्टियां तुष्टीकरण करती हैं। कर्नाटक में भी तो आपकी सरकार है, आपने भी तो किया। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इस कोर्ट के निर्णय के बाद अगर एक सर्वे हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा सर्वे जातीय जनगणना का है, अगर वो आ जाए, उसमें पूरे देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जाति कितनी है, कौन सा धर्म कितना है, संभावना कितने यहां पर धर्म में रहती कितने है। लोग हैं। तुष्टीकरण की तो संभावना है रत्नाकर जी। सुमित जी, देखिए, अभी मैं बात सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता की, अभी कैसे ये जातीय जनगणना का अभी फेवर कर रहे हैं। तभी ये नारा दिया करते थे ना, जात पे न पात पे मुहर लगेगा हाथ पे। हाँ, तो ये वो नारे भूल गए क्या आप इंदिरा गांधी के समय ये नारे लगाते थे ना। और जहां तक बात रही तुष्टीकरण की, तो निश्चित रूप से ये जातीय जनगणना या रिजर्वेशन जो देने का काम इन्होंने कर्नाटका में जो किया था, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम किया था, ये तुष्टीकरण की राजनीति तो करते आ रहे हैं, और वही करने का प्रयास उसी राजनीति को खत्म करने के लिए करवा दीजिए ना कास्ट सेंसस। वो तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस लाइए और लागू करिए। टेक्निकल, ये मनमर्जी जो है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकारों की मनमर्जी नहीं चलेगी, तो ये मनमर्जी चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एक सेंट्रल एजेंसी पूरे देश में जातीय जनगणना करके आंकड़ा जारी कर दे और कह दे कि इसी आधार पर अब होगा, कोटे के अंदर कोटा लागू होगा, तो राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती हैं, किसी को भी उठा के बाहर नहीं कर सकती, या अंदर ओबीसी या SC ST में नहीं डाल सकती। आपके पास उपाय है, आप कह रहे नहीं हम करवाएंगे नहीं। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, ब्रेक पर जाओ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं रत्नाकर। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, जातीय जनगणना की जरूरत है, आपको लगता है कि अब उसी से सब कुछ तय होगा? जी, ऐसा है कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के आधार पे जो है उसका परसेंटेज चला गया इंडिविजुअल का, अपर कास्ट कितने हैं, SC ST कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं। एक डाटा आ गया सरकार को, आवास है कि नहीं है, गरीबी रेखा का क्या है, बिजनेस व्यापार करता है, कल कारखाने है कि नहीं है, उद्योग है कि नहीं, सारे डाटा आ गए। राज्य सरकार ने जितना जाति था उसका परसेंटेज दिया। अभी हाल ही में जो है पटना उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो कोटे के अंदर कोटा तो दिया जा सकता है ना। कोटे के अंदर कोटा जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जानते हैं अपर कास्ट में जो ब्राह्मण है, पूरा आज ब्राह्मण का पूरा मंदिरों में कब्जा है, न्यायालय में कब्जा है, मीडिया में कब्जा है ब्राह्मणों का, तो वहां भी होना चाहिए। ओबीसी बिहार में है, कुर्मी यादव कब्जा कर लिया, 15 साल लालू यादव, 18 साल कुर्मी नीतीश कुमार। अति पिछड़ा जो 110 जातियां है बिहार में, इसकी हालत खराब है। तो ये कोटे के अंदर कास्ट जो है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति बिहार में है, 5 जातियों ने कब्जा कर रखा है। रत्नाकर जी, जातीय जनगणना को लेकर अभी भी आपका स्टैंड क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल ये है, चलिए जातीय जनगणना को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं, आप कह रहे हैं कि ओबीसी में तो हम लागू कर ही रहे हैं, कोटे के अंदर कोटा, कहाँ लागू कर रहे हैं आप? उसे भी जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ, कब लागू करेंगे? यूपी में राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, कब लागू करेंगे? सुमित जी, देखिए, जहां तक स्टैंड क्लियर करने की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप प्रश्न का जवाब हाँ और ना में चाहते हैं, लेकिन जातीय जनगणना एक बहुत बृहद चर्चा का विषय है। उसके कुछ सामाजिक दुष्परिणाम भी हैं, और उस दुष्परिणाम को भुना करके अगर कांग्रेस जैसी पार्टी उसको तुष्टीकरण की राजनीति करके और अपना वोट बैंक की राजनीति साधने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कहीं पे सामाजिक न्याय की बात आती है, कहीं अति आर्थिक पिछड़े लोगों की बात आती है, जिनको मुख्य धारा में लाने की बात आती है, तो जरूरत के हिसाब से हम जरूर
आर्थिक सर्वे भी कराएंगे, जातीय जनगणना भी कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कैटेगरी, जो सब कैटेगरी की बात की है, उसको भी फाइंड आउट करेंगे और उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। कहां करें? और चलिए, आज आप SC/ST की छोड़िए, ओबीसी में तो आपने किया नहीं अभी तक। मैं तो कह रहा हूं जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की क्या हुआ? ओबीसी के सब कैटेगरी को लेकर आप, पीएम मोदी की सरकार ने ही ये आयोग का गठन किया, रिपोर्ट आपके पास है, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, जस्टिस रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है वो लागू करने के, देखिए अभी रिपोर्ट है, उसको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन क्यों? मैं आपको, सुन लीजिए, जो रिपोर्ट मिलता है, अभी आप बताइए, अभी स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट एमएसपी का जो है, कहां एमएसपी पे चले गए? मैं यहां कर, देखिए आपने क्या कहा, आपने क्या कहा कि हम कोटे के अंदर कोटा लागू करेंगे, तो आपके पास जो ओबीसी में कोटे के अंदर कोटा को लेकर एक आयोग का गठन आपने किया, संवैधानिक आयोग, और उसकी रिपोर्ट है, वो आप लागू नहीं कर रहे हैं। राघवेंद्र कमेटी का गठन यूपी में योगी सरकार ने किया, वो आप लागू नहीं कर रहे हैं। तो ओबीसी में भी तो बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं जो आरक्षण से वंचित हैं। कई राज्यों में ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी में रिजर्वेशन जो है देने का काम किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है? बिल्कुल नहीं किया है। हम तो चाहते हैं कि जो अति पिछड़े लोग हैं, जो जिनको आर्थिक जो है लाभ नहीं मिल पाया है, सामाजिक लाभ नहीं मिल पाया है, मैं कह रहा हूं, मैं फिर से आपको लाऊंगा, आपने ही आयोग का गठन किया, आयोग की रिपोर्ट लागू करने में दिक्कत क्या है? नहीं, वो समय पे हम लागू करेंगे ना, बिल्कुल लागू करेंगे। और सुनिए, कोई भी अगर रिपोर्ट बनती है तो इमीडिएट उसको लागू नहीं कर सकते, या लागू करना जरूरी नहीं है, ये ऐसा जरूरी है। अगर ये कांग्रेस पार्टी, स्वामीनाथन आयोग जब यूपीए की सरकार थी, किसानों के लिए सारे तमाम, तो आपको नहीं लगता है रत्नाकर जी, आपको नहीं लगता है कि ओबीसी में कई, आपको मैंने गिनवाया भी, और डॉक्टर संजय वाल्मीकि भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि ओबीसी में भी कुछ जातियां प्रभावशाली हैं, और करीब 70 से 75 जातियां हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। हाँ, इसका उत्तर मैंने आपको पहले भी दिया। हाँ। कि हमारे रिजर्वेशन की व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने उस खामियों को दूर न करने के लिए एक नीति बनाने का सजेशन दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना? मैं कह रहा हूं SC/ST में आप सजेशन मानने के लिए तैयार हैं, ओबीसी में नहीं मानेंगे। अब अपने समय के मुताबिक, हरनाम जी, ओबीसी को लेकर भी क्या आपका स्टैंड यही है ना? ओबीसी को लेकर फिर अलग स्टैंड नहीं है ना? ओबीसी में भी सब कैटेगरी को लेकर अगर आयोग की रिपोर्ट है, लागू होना चाहिए। देखिए, तभी हम बार बार जातीय जनगणना की जो बात करते हैं, जातीय जनगणना में इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात कोई नहीं हो सकती। चाहे ओबीसी में कोटे में कोटा हो, चाहे SC में SC/ST में वो कोटे में कोटा हो, चाहे जनरल कैटेगरी का कोटा भी होता हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, उस जनगणना के माध्यम से, जातीय जनगणना के माध्यम से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर एक टेबल पर आ जाएगा, और एक ही एजेंसी पूरे देश में उस सर्वे को करेगी, एक ही तौर तरीका अपनाया जाएगा। इसमें मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों हिचकिचा रही है, और कौन सा ऐसा उसमें ऐसा कोई परेशानी आ लगता है कि आप सब सियासत करने लगेंगे, आप उन आंकड़ों को लेकर सियासत करने लगेंगे, लेकिन सियासत तो हो ही रही पहले से ही। बहुत शुक्रिया हरनाम जी, रत्नाकर जी, और डॉक्टर संजय वाल्मीकि, आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासत तो हो ही रही है। वोट बैंक के चश्मे से जब तक जातियों को देखा जाएगा, तब तक सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी, बजाय कि उनका विकास हो, उनका पिछड़ापन दूर हो। इस पर जरूरत है ध्यान देने के लिए। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।